नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2 अध्याय 4 के अंतर्गत। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारे पास दो राशियाँ ए बी दिया है तो उनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें। तो मान लीजिए तीन राशियाँ हमारे पास, माना तीन राशियाँ ए बी समांतर श्रेणी में है। तो ये समांतर श्रेणी में होंगे तो इनके जो अंतर है वो समान होंगे, मतलब सार्वंतर डी एक होगा। तो इसका कहने का मतलब हमारे पास a माइनस ए बराबर होगा b माइनस ए के। हम a को पक्षांतर करेंगे, इस वाले a को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा तो a हो जाएगा, और इस a को उधर अगर पक्षांतर किया तो ये हो जाता है b पहले से था और a इधर आया तो a प्लस बी हो गया। तो ये हो जाता है 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी। तो a इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी बाई 2। तो इस फार्मूला का उपयोग करके हम दो राशियों a और b के बीच का समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे। तो ये हम समांतर माध्य, इससे हम सवाल बाकी प्रश्नावली 2 के अंतर्गत जो भी सवाल है उसका हम समांतर माध्य इस फार्मूला के ज्ञात करेंगे उससे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 अध्याय 4 के अंतर्गत। तो अपन शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। इसमें बोला गया है कि 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको पहला सवाल यहाँ पे हमको जैसे पहला सवाल दिया हुआ है कि 1/2 एवं ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पहला सवाल में a हमारे पास है 1/2 और b बराबर ऋण 1/2 है। इसलिए समांतर माध्य a बराबर a प्लस बी बाई 2। तो हो जाएगा a हमारे पास है 1/2 है ना, प्लस माइनस 1/2 बाई 2। तो इसको हल किया तो हमारे पास हो जाता है, ये दोनों को घटाया तो 0 हो जाता है। तो a बराबर हो जाता है 0/2। इसका मतलब कितना हो गया, इसका समांतर माध्य हमको 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगला सवाल हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में हमको बोला गया है x² प्लस 3xy और y² माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको पहला जो राशि है, यहाँ पर पहला राशि a हमको दिया हुआ है x² प्लस 3xy और दूसरा राशि हमको b दिया हुआ है y² माइनस 3xy। इसलिए समांतर माध्य a बराबर, चूँकि a प्लस बी बाई 2 होता है तो a प्लस बी बाई 2 यहाँ पर मान रखेंगे तो x² प्लस 3xy प्लस y² माइनस 3xy बटे 2। ये a और b का मान रखा तो यहाँ पे 3xy प्लस है, ये माइनस है, इसको घटाया तो हमको मिलता है x² प्लस y² बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल में, जैसे कि तीसरा सवाल में हमको बोला गया है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं, माना वे संख्याएं a व b है। प्रश्नानुसार हमको बोला गया है दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 7 है। तो समांतर माध्य क्या होता है, दो संख्याओं का, मान लो दो संख्या a और b है तो उसका समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 होता है। तो ये बराबर 7 है।
तो 7 बस है तो ये 7/1 है समझो, तो इसका तिर्यक गुना किया तो हो जाता है a प्लस बी, तो 7 गुना ये 2 इधर आ गया तो ये हो जाता है a प्लस बी बराबर 7 दूनी 14। ये हमारा पहला समीकरण माना दिए गए शर्त के अनुसार। दूसरा ये भी दिया है कि उनका गुणनफल है ना, जो दो संख्याओं का गुणनफल है बराबर 45, मतलब a इंटू बी बराबर हमको 45 दिया हुआ है। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। तो यहाँ पे इससे हम इसको हल किया जाए तो b बराबर 14 ऋण a हमको प्राप्त होता है, और इसको है ना हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो समीकरण 1 से b का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो a इंटू बी बराबर है 14 ऋण a बराबर 45, तो ये हो जाता है 14a ऋण a स्क्वायर बराबर 45। इसको हल किया तो ये बन जाता है हमारा, ये a स्क्वायर वाला ऋणात्मक है तो हम राइट साइड में पूरा पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर 0 हो गया, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 14a धन 45। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 14a धन 45 बराबर 0। ये एक वर्ग समीकरण है। a में हमारे पास एक राशि है a, उस पर ये वर्ग समीकरण है। अब इस वर्ग समीकरण को हमको हल करना है, तो इसको दो तरीके से हल करते हैं। वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं और वर्ग समीकरण को मध्य पद को तोड़ के भी हल कर सकते हैं। तो इसको जैसे मध्य पद को मैंने तोड़ा तो a स्क्वायर माइनस ये जो 14a है उसको मैंने तोड़ा, तो यहाँ पे देखते हैं गुना, मतलब प्रथम और अंतिम पद का गुना हमारे पास है 45a स्क्वायर और योग हमारे पास है ऋण 14a। यहाँ पे हमको ऐसा अभाज्य संख्या का चुनाव करना है जिसका गुना करने से 45 मिले, और उसको ये चूँकि धनात्मक है हमारे पास गुना, इसलिए हमारे पास जो राशि आएगा वो जो अभाज्य संख्या जो लेंगे वो दोनों संख्या समान चिन्ह के होंगे, और हमको ये जो है जोड़ने से हमको प्राप्त होगा। तो वो संख्या क्या हो सकता है? तो वो संख्या हो सकता है 9 और 5। क्या यह हो सकता है? 9 और 5। यहाँ पे ऋण है इसलिए यहाँ पे दोनों में ऋण होगा। 9 पंचे 45, ऋण ऋण धन होगा, ऋण का गुना, और इसको जोड़ोगे ऋण 9 ऋण 5 को तो ऋण 14, ये हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम ये जो दो राशि हैं उसको यहाँ पे उठा के ये जो बीच 14 है वाला है मध्य पद, उसके जगह में सीधा पुटअप कर देंगे, ये 0 हो गया। इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें हम दो का जोड़ी बनाए तो यहाँ पे देखते हैं कि a कॉमन है, दोनों में a है तो a निकाल दिया, तो यहाँ पे a माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 कॉमन है तो a माइनस, यहाँ पे ऋण बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे धन है तो अलग अलग ऋण का गुना धन होता है, इसलिए 5 नहीं है 45 बराबर 0। ये दोनों पदों में देखते हैं कि a माइनस 9 कॉमन है, वो निकाल दिया तो यहाँ से a, यहाँ से 5 बराबर 0। ये इन दोनों का गुणन, ये दोनों पदों का गुणनफल शून्य है, इसलिए या तो ये 0 होगा या a माइनस 5 0 होगा। जब ये 0 होगा तो a माइनस 9 इज इक्वल टू 0 जब होगा तो a इज इक्वल टू 9 होगा या a इज इक्वल टू 5 होगा। इस प्रकार हमको a के दो मान प्राप्त होता है। अब जब a बराबर 9 है तब समीकरण 1 से b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर 14 ऋण 9 बराबर 5, और जब a बराबर 5 हो तो b बराबर 14 ऋण 5 बराबर 9। इसलिए जिन संख्याओं के बारे में हमको प्रश्न में बोला गया है, इसलिए वे संख्याएं
9 व 5 है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला सवाल, चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में हमको जैसे बोला गया है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं उसको। तो माना वे संख्याएं ए व बी है। तो प्रश्नानुसार हमको बोला है दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। दो संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 6 है। इसका मतलब ये हुआ, ये समांतर माध्य बराबर 6 हुआ, मतलब दो संख्याओं का समांतर माध्य इतना होता है और वो उसके किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो इसको हल किया तो a प्लस बी बराबर 6, ये 2 इधर गया तो 2 गुना हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 6 दूनी 12, ये हमारा पहला संबंध प्राप्त होता है। और उनके वर्गों का योग 90 है, मतलब जो संख्या है ना, उसके वर्गों का योग बराबर 90 है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90 हमको है दिया हुआ है। अब हमको इस दोनों संबंधों से a और b का मान हमको ज्ञात करना है मान। तो पहला वाला संबंध से हम देखते हैं कि b बराबर होता है 12 ऋण a। अब ये जो b का मान हम निकाले हैं पहला, b बराबर ये 12, a का पक्षांतर किया तो b इक्वल टू 12 ऋण a का मान समीकरण 2 में रखने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखेंगे, 12 ऋण a का स्क्वायर बराबर 90। तो ये हमको हो जाता है a स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी पूरे का वर्ग का फार्मूला लगाया इसमें, तो हमारे पास हो जाता है a वर्ग है ना, ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर 90। इसको हल किया तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और माइनस 12 दूनी 24 है और प्लस a स्क्वायर और 90 का भी पक्षांतर किया इधर, तो ये हो जाता है ऋण 90 बराबर 0, 90 इक्वल टू 0। तो ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पे माइनस 24 में है ना, तो यहाँ पे हमको मिलता है ऋण 24 से धन इसको 144 से 90 घटाए तो 54 प्राप्त होता है। अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे इसलिए 54 हो जाएगा और 144 के सामने धन चिन्ह थी, यहाँ पे धन 54 हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि ये 2, 24, 54 सभी जो है 2 का गुणज है, मतलब 2 का इसमें भाग जा रहा है। तो पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ये 12 हो जाएगा, 12 है धन 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 27 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको 2 से भाग दिया तो हमको एक नया वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाता है जो जिसका गुणांक 1 है। तो यहाँ पे गुणा हम तोड़ने के लिए गुणा बराबर का कितना हो जाएगा, 27 a का स्क्वायर और योग बराबर ऋण 12 a। तो ऐसा दो संख्या जिसको गुणा करने से, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसको गुणा करने से 27 और जिसको जोड़ने से 12 मिले, वो संख्या क्या हो सकता है। तो वो संख्या हमारे पास हो सकता है 9 और 3 या 3 या 27 होता है। तो ये दोनों का चिन्ह, ये जो चिन्ह है वैसा रहेगा और यहाँ पे धन है तो जोड़ने से ही प्राप्त होगा, मतलब समान चिन्ह वाला राशि हमको मिलेगा। तो ये 9 × 27
तो इन दोनों संख्या को यहाँ पे मध्य पद की जगह में रखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 9a प्लस 27 बराबर 0। दो को जाड़ी बनाया तो यहाँ पे a कॉमन है, a निकाल दिया तो a माइनस 3, यहाँ पे 9 कॉमन है तो 9 a ऋण 9 दिया 27 बराबर 0। a माइनस 3 को निकाला तो यहाँ से बचता है a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों गुणों का गुणनफल चूँकि शून्य के बराबर है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक तो शून्य होगा, तभी इनका गुणनफल शून्य के बराबर होगा। इसलिए या तो ये शून्य है या a माइनस 9 शून्य है के बराबर होगा। तो a इज इक्वल टू 3 या a इज इक्वल टू 9 हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से a के हमको दो मान प्राप्त होते हैं। तो जब a इज इक्वल टू 3 तो समीकरण नंबर 1 से देखते हैं b इज इक्वल टू 12 ऋण a, 12 ऋण a से b इज इक्वल टू 12 ऋण 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, तथा जब a बराबर 9 तो b बराबर 12 ऋण 9 तो बराबर 3। अतः ये संख्याएं हमको 3 और 9 प्राप्त होते हैं। अतः वे संख्याएं 3 व 9 हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका चौथा सवाल बनता है। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। प्रश्न क्रमांक हमको पांचवा में बोलता है ऋण 4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो माना 6 पद A1, A2, A3, A4, A5 और A6 है। तो ऋण 4 A1, A2, A3, A4, A5 और A6 और यहाँ पे लास्ट पद है 10। ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में, ये समांतर श्रेणी में होंगे। जिसका प्रथम पद a बराबर ऋण 4 और अंतिम पद ये है 10। तो यहाँ पे कुल पद कितना हो जाएगा? माना सार्वंतर इसका d है, माना सार्वंतर d है। कुल पद बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये 6 था और ये 2 और है, तो 6 + 2 बराबर 8 कुल पदों की संख्या। मतलब ये हमारा 8वां पद है। मतलब A8 बराबर 10। A8 का हमारे पास फार्मूला क्या है? a + 7d बराबर 10। a का मान यहाँ पर ऋण 4 है, तो ऋण 4 धन 7d बराबर 10। तो 7d बराबर 10 धन 4, 4 को पक्षांतर किया तो ये हो जाता है 14। तो 7d बराबर 14, तो d बराबर 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो d का मान हमको मिलता है 2। d बराबर 2 हमको प्राप्त हो जाता है। अब हमको इसमें सभी पदों को प्राप्त करना है। प्रथम पद हमको ज्ञात हो गया, d प्राप्त हो गया। इसलिए a1 कौन सा पद है? हमारा दूसरा पद है। तो a + d बराबर ऋण 4 धन 2 बराबर ऋण 2। a2 हमको प्राप्त हो जाएगा a + 2d, तो ऋण 4 धन 2 × 2 बराबर ऋण 4 धन 4 बराबर 0। इसी प्रकार a3 बराबर a + 3d दिस इज इक्वल टू ऋण 4 धन 3 × 2, तो ऋण 4, 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाया तो 2। उसी प्रकार a4 बराबर a + 4d दिस इज इक्वल टू ऋण 4, a का मान ऋण 4 है, प्लस 4d का मान 2, तो ऋण 4, 4 दूनी 8, 8 में 4 घटाया तो 4। a5 बराबर a + 5d मतलब ऋण 4 धन 5 10, तो ऋण 4, 5 दूनी 10 बराबर 6। a6 बराबर a + 6d बराबर ऋण 4 धन 6 × 2, तो 6 दूनी
12, 12 में 4 घटाया तो 8। इस प्रकार ये हमको प्राप्त होता है। अतः अभीष्ट जो समांतर माध्य है, अभीष्ट समांतर माध्य हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, ऋण 2, 0, उसके बाद 2, 4, 6, 8। ये ऋण 4 और 10 के बीच में जो समांतर माध्यम को निकालना था वो हमारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये अभीष्ट समांतर श्रेणी है। अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी ऋण 2, 0, 2, 4, 6, 8 है। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद है छठवां सवाल। तो छठवां सवाल में हमको बोला गया है कि 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो हमको यहाँ पे ये सवाल आपको जैसे ऊपर बनाया है सेम बनाना है, इसलिए मैं इसको और नहीं बना रहा हूँ, आप लोग इसको बना सकते हो। पाँचों में जैसे बनाए सेम वैसे ही बनाना है आपको। इसके बाद देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल में हमको बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे पद व क्यूवे पद का माध्य आरवे एसवे पदों के माध्य के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस होगा। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए व सार्वांतर बराबर डी है। प्रश्नानुसार हमको बोला गया है, प्रश्नानुसार कि समांतर श्रेणी के पीवे व क्यूवे पदों का माध्य आरवे व एसवे पदों के माध्य के बराबर है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये देख लेते हैं कि पीवे पद एपी होगा, पीवे पद एपी बराबर ए प्लस पी माइनस 1d, क्यूवे पद ए क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1d, आरवे पद ए आर बराबर ए प्लस आर माइनस 1d और एसवे पद ए एस बराबर ए प्लस एस माइनस 1d होगा। प्रश्नानुसार हमको बोला गया है ये हमारा क्यूए पद हुआ और ये आरवे पद और ये एसवे पद। प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार हमको बोला है पीवे प्लस क्यूए पद का योग आरवे और एसवे पद के योग के बराबर है। तो मान रखते हैं इसका ए पी बराबर कितना है, तो ए प्लस पी माइनस 1d प्लस ए प्लस क्यू माइनस 1d बराबर ए प्लस आर माइनस 1d प्लस ए प्लस एस माइनस 1d होता है। तो यहाँ पे ए ये जो है लेफ्ट में 2 बार है तो इसको ये 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे d कॉमन है वो निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है p माइनस 1 प्लस q माइनस 1, d को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे भी a 2 बार है तो ये 2a हो जाता है और यहाँ पे भी d को निकाल लिया तो r माइनस 1 है ना, r माइनस 1 प्लस s माइनस 1d हमको प्राप्त होता है। तो ये 2a और ये 2a को अगर पक्षांतर करके घटाया जाए तो कट जाएगा, तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है p माइनस यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस 2, ये -1 और -1 जुड़ गया है ना, d बराबर r प्लस एस माइनस 2d। ये d को पूरे समीकरण को d से भाग दिया तो d खत्म, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमको देखते हैं कि ये p प्लस क्यू माइनस 2 बराबर r प्लस एस माइनस 2 प्राप्त होता है।
अगर हम देखते हैं कि p प्लस क्यू माइनस टू इज इक्वल टू आर प्लस एस माइनस टू होता है, यहाँ पे -2 और -2 दोनों साइड में है, इसको घटाया तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको प्राप्त होता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, आठवां सवाल में हमको बोला गया है 7 और 49 के बीच में n समांतर माध्य है। यदि चौथे माध्य पद और n-2 में माध्य पद का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो माना 7 व 49 के बीच n माध्य पद a1, a2, a3 और an है। तो 7 a1, a2, a3, an और 49 ये क्या होगा हमारा, समांतर श्रेणी में होंगे जहाँ प्रथम पद a बराबर 7 होगा और कुल पदों की संख्या यहाँ पे n है और ये n+1 हो गया और n में 2 और जुड़ जाएगा। कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, n+2। माना सार्वांतर d है, अंतिम पद हमको 49 दिया हुआ है, तो n/2वां पद हमारे पास 49 दिया हुआ है, तो n/2वां प्लस पद क्या हो जाएगा, a प्लस n+2 - 1d बराबर 49। तो कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ पे हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो 7 धन 2 में 1 घटाया तो n+1d बराबर 49। तो n+1d बराबर 49 - 7, तो इसमें से 7 घटाया तो ये हो जाता है 42। तो n+1d बराबर 42, तो d बराबर हो जाता है 42/n+1। तो ये हमको यहाँ पे d इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार हमको बोला गया है, प्रश्नानुसार हमको ये बोलता है कि a चौथे पद और n-2वें पद का अनुपात है वो 5:4 है। a4 कहने का मतलब क्या हुआ, a + 4d, an-1 मतलब a + n-1d बराबर 5/4। a का मान हमको यहाँ पे पता है 7 है, तो वो रख देते हैं। तो 7 धन 4, d का मान हमको पता है 42/n+1 बटे a का मान हमारे पास यहाँ पे 7 धन 4, यहाँ पे n-2d मतलब 42/n+1 बराबर 5/4। इसको हल किया तो ये हो जाता है 7 × n+1 प्लस 4 × 42, तो 4 का 42 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 4 16 है ना। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। इसके बटे में ये n+1 है। इसके बाद ये नीचे वाले का हल किया तो ये 7 का गुना n+1 के साथ हुआ प्लस n-2 का गुना 42 के साथ हुआ बटे नीचे में हो जाता है n प्लस ये वाला 1। तो ये n+1 कैंसल बराबर 5/4। इसके बाद इसको हल किया तो 7 का n+1 के साथ गुना तो 7n धन 7 धन 168 बटे ये हो जाएगा है 7n धन 7 धन 42n ऋण 42 दूनी 48
42 दूनी 84 बराबर 5/4। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास 7n और इसको जोड़ा यहाँ पे तो ये हो जाता है 175 और इन दोनों को जोड़ा तो ये हो जाता है 49n और इसमें घटाया 84 में तो 84 में 7 तो ये 77 हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये 5/4 इसको गुना किया तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा। तो इसको तिर्यक गुना करते हैं तो ये 4 गुना हो जाएगा 7n धन 175 बराबर 5 गुना 49n ऋण 77 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28n प्लस 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 29 30 और 4 एकम 4 5 6 7 हमको प्राप्त होता है बराबर 5 नियम 45 और 5 चौक 20 4 24n बराबर 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 36 38 38। ये n वाले को एक साइड लाया तो n इधर ले आया तो ये हो जाता है 245n ऋण 28n और इसको इधर लाया तो ये हो जाता है 700 धन 385। इसको जोड़ा तो होता है 1085 बराबर तो इस प्रकार देखते हैं कि 217 से अगर 1085 को भाग देते हैं तो ये 5 बार में जाता है तो 5 बराबर n तो n बराबर हमारा 5 ये हमारा आंसर है। कहने का मतलब है कि इसमें n का मान हमको 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2 कक्षा 10वीं का समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।